चैप्टर 4 ही अभी चल रहा, ठीक है जी, चैप्टर 4 है और लेक्चर नंबर जो है ना इसका वो है इस वक्त 4, यानी मैंने जितने भी थे ना मैं से 3 सेक्शन बनाए थे। पहला सेक्शन इंट्रोडक्शन का, दूसरा जो सारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस का और तीसरा लॉन्ग टर्म था, उसको मैंने ABCD करके ब्रेक कर दिया था। चौथा आज मैं लेके आया हूं जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूं आपके साथ जो है वो इक्विटी फाइनेंस के ऊपर। देखिए इक्विटी फाइनेंस को अगर हम देखते हैं तो इक्विटी फाइनेंस के मेरे पास 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन मेरे पास है जिसको मैं कहता हूं रिटेनिंग अर्निंग। क्या कहता हूं? रिटेनिंग अर्निंग। अर्निंग को रिटेन करना, जो कमाया है कंपनी ने जो कमाया है उसको डिविडेंड की सूरत में अदा ना करना या डिविडेंड कम देना और बाकी हिस्सा उठा के किधर ले जाए, बाकी हिस्सा किधर ले जाए, अगले प्रोजेक्ट्स में ले जाए, बाकी का हिस्सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में ले जाए। तो इस अप्रोच को हम क्या कहेंगे? रिटेनिंग अर्निंग। अच्छा, दूसरा है कि आप इश्यू कर दे शेयर, इश्यू शेयर्स। अब शेयर्स इश्यू करने में जो है आपके पास 2 अप्रोचेस हैं, ठीक है, और ये जो इश्यू शेयर है ये एक्चुअली है ये आपका एक्सटर्नल फाइनेंस है। तो मैंने आपसे 3 कहे थे ना, इसको यहां पे मैं क्लास बना देता हूं, रिटेनिंग अर्निंग, और दूसरी तरफ ये इंटरनल फाइनेंस है। ये कौन सा है? दिस इज इंटरनल फाइनेंस, क्योंकि ये आपने अंदर से ही कमाया है और आप अंदर ही खर्च कर रहे हैं, तो ये इंटरनल फाइनेंस है। जबकि इश्यू शेयर करना जो है ये क्या है? ये एक्सटर्नल फाइनेंस है, बाहर से पैसा आप ले रहे हैं। अब जो एक्सटर्नल फाइनेंस है इसके अंदर 2 तरह के ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन आपके पास है जिसको आप कहते हैं कॉमन शेयर इशू करना, और एक है कि प्रेफर्ड शेयर इशू करना, प्रेफर्ड शेयर। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। इंटरनल फाइनेंस में यानी 2 से आगे 3 बने ना। इंटरनल फाइनेंस में क्या है? रिटेन द अर्निंग। और एक्सटर्नल फाइनेंस में क्या है? इश्यू शेयर्स, और 2 तरह के शेयर है, एक कॉमन शेयर है और एक प्रेफरेंस शेयर है। इसको किताब में यूं लिखा है, इक्विटी रेफर्स टू ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। इक्विटी का मतलब ओनर का पैसा बिजनेस में। तो ओनर का पैसा 3 तरीकों से आ सकता है। सबसे पहले तो ओनर ने जो पैसा कमाया है डिविडेंड की शक्ल में वो ही इसके अंदर दोबारा लग जाए। अगर वो ही दोबारा लगता है तो उसको क्या कहेंगे? रिटेन अर्निंग, ठीक है। दूसरा ये अजाफी पैसा आ जाए शेयर्स बेच के। तो शेयर्स 2 तरह के, इशूइंग शेयर फॉर कैश एंड प्रेफर्ड स्टॉक। इसको आप कह सकते हैं ये कॉमन शेयर मैंने लिख दिया था वहां पे। तो कहता है कि इनकॉर्पोरेट प्रेफर्ड एंड कॉमन शेयर टू द ओनर। कंपनी ऑब्टेन इक्विटी फाइनेंसिंग बाय सेलिंग न्यू ओनरशिप। न्यू ओनरशिप का मतलब क्या है? शेयर्स बेचना। इसको क्या लिखा है? और रिटेन अर्निंग को क्या लिखा है? तो मैंने वहीं पे ऊपर ही लिख दिया था कि रिटेनिंग अर्निंग इंटरनल फाइनेंस है और इशूइंग शेयर एक्सटर्नल फाइनेंस। क्लियर बच्चों? अब इसके अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक बात है, हम देखते हैं कि पहली बात तो यह है कि आम तौर पे होता यह है कि जब आप कुछ कमा लेते हैं पैसे, तो जाहिर है सारे के सारे तो नहीं आप रख सकते। क्या ख्याल है कि सारे ही रख सकते हैं? नहीं, आपको कुछ पैसे जो है ना वो देने पड़ेंगे। लेट्स सपोज आपको 60% देना पड़ रहा है। किस मद में? डिविडेंड। ये आपकी अर्निंग है
और इसका 60% आप दे रहे हैं शेयर होल्डर को, जिसको आप क्या कहेंगे, डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड दोनों तरह से दिया जाता है। डिविडेंड कैश की शक्ल में भी दिया जाता है और डिविडेंड शेयर की शक्ल में भी दिया जाता है। कैश की शक्ल यानी मुनाफा है, ठीक है, आपने दे दिया, पैसे दे दिए, या उन पैसों के बराबर शेयर्स दे दिए, दोनों तरीकों से हो सकता है। शेयर्स मिले, आपको पैसे चाहिए, जाके बेच लो, जैसे चेक आता है, कैश करा लो, शेयर्स को कैश करवा लो, बेच लो। और कैश आया तो फिर सीधा चेक आया, जाके कैश करवा लो अपने अकाउंट में सबमिट करके, जो भी तरीका उसका। अब 40% आपने किधर लगा दिया, 40% आपने री इन्वेस्ट कर दिया। 40% आपने, आइडिया हो जी री इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या हाल है बच्चों, ठीक है जी। अब जाहिर बात है री इन्वेस्टमेंट के अपने कुछ फायदे हैं, यानी इट हैज सम एडवांटेजेस एंड इट हैज सम डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज, सबसे पहली बात तो यह है कि जाहिर है कंपैरिजन में हमेशा बात करी जाएगी ना। अगर आप न्यू शेयर इशू करते तो न्यू शेयर इशू करने की आपको कॉस्ट आनी थी, इसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं आ रही। नया शेयर इशू करते तो क्या होता, कॉस्ट आती, अप्रूवल होता, कुछ उसके जो लीगल प्रोसीजिंग है वो होते, जो उसके बाकी मामले, कॉस्ट आनी थी। इसकी कोई कॉस्ट नहीं आएगी, ये कॉस्टली नहीं है आपके लिए, यू विल पे नथिंग। क्लियर जी। उसके ऊपर टाइम लगना था, प्रोसीजर होना था, किस पे, उसको टाइम लगना था, प्रोसीजर होना था। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं रिटेन अर्निंग की, तो ये तो रेडीली अवेलेबल है। क्या है, रेडीली अवेलेबल। उसने होना था नहीं, उसको तो पहले आपने शेयर्स इशू करने थे, फिर वो बिकने थे, कीमत कोई तय होती है, दैट्स टेक्स अ टाइम। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब आप जानते हैं कि अगर इस तरह से हम शेयर्स ना बेचें तो हर एक को पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इससे अच्छी होगी, क्योंकि हमने नए शेयर इशू नहीं किए, हमने पिछले शेयर्स को ही स्ट्रॉन्ग किया है ना। जाहिर है नंबर ऑफ शेयर्स तो उतने ही है, लेकिन कैपिटल बढ़ गया, तो कैपिटल रेशियो ऑन द शेयर्स एग्जिस्टिंग के ऊपर देखेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगी आपको। क्या हाल, शेयर उतना ही है, अगर 10,000 शेयर इशू हुआ तो 10,000 इशू हुआ फॉर एग्जांपल, कैपिटल पहले उसके ऊपर अगर 10 करोड़ था, आज 20 या अपने डिविडेंड रख के 15 करोड़ पे पहुंचा दिया, तो 10,000 शेयर की वर्थ ही 15 करोड़ पे चली गई, तो वर्थ क्या हुई, बढ़ गई ना। अच्छा, तो दिस इज व्हाट यू कैन से। फिर ये उस हिसाब से देखा जाए तो ये चीप अल्टरनेटिव है, चीप अल्टरनेटिव है, सस्ता अल्टरनेटिव है। लोन महंगा है, ये बहुत सस्ता है। और एक और बात है, नए शेयर्स बेचने से, न्यू शेयर्स बेचने से ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज होगा। न्यू शेयर के साथ क्या होगा, चेंज इन ओनरशिप स्ट्रक्चर। क्यों, नए शेयर हो सकता है कोई बंदा ऐसा बैठा हो जिसके पास 48% शेयर है और उसने 2% ऐड कर लिए, 49 से 1% ऐड कर लिए और उन्होंने गवर्नेंस ही उल्टा के रख दी, टेक ओवर ही कर लिया कंपनी। क्या ख्याल है, तो आप ये कह सकते हैं कि इससे नेटवर्थ बढ़ेगी, नेटवर्थ बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, टाइमली अवेलेबल होंगे सारा कुछ, और न्यू शेयर जो है उसकी कॉस्ट भी थी वो भी नहीं पड़ेगी, ये सस्ता अल्टरनेटिव है। और फिर न्यू शेयर इश्यू करते अगर आप, तो ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज होना था, अब चेंज नहीं होगा। क्या हाल है। हाँ, एक बात और है, जब भी न्यू शेयर इशू किया जाएगा, अच्छा देखिए अब आप मुझे बताइए, जो ये बहरिया टाउन है ये कितना पुराना हो गया,
लेकिन आज भी अगर ये नई फाइलें इशू करे तो आप उसे हाथों हाथ ले लेंगे या थोड़ा क्रिटिकल आई से देखेंगे? हाँ? आप जगह वगैरह नहीं पूछेंगे आप? यू विल गो इन चेक एंड बैलेंस और यू विल बाय ब्लाइंडली? क्या करेंगे आप? आप क्रिटिकली देखेंगे, जितना मर्जी पुराना हो जाए आप क्रिटिकली देखेंगे कि ये अब कहां नहीं, देखेंगे बैरियर टाउन कहां पे है, सोचे जरा वो राइवेंड के पास जाके अब नई फाइलें इशू हो रही तो क्या करेंगे आप? क्रिटिकली देखेंगे। ऐसा ना रावी के ऊपर पुल बांध के ऊपर कॉलोनी बना दे, इनका क्या लेना? अच्छी सड़कें बना दे, हमें पता भी नहीं चलना। अच्छी सड़कें बना दे, हमें पता भी नहीं चलना। ये रह दो चाय बना, इधर ही रहे। अच्छा बच्चों, नई सड़कें बनाने पता लेना नहीं बनाना। अच्छा यही चीज देखिए, जितनी मर्जी नई कंपनी हो, सॉरी जितनी मर्जी अच्छी कंपनी हो, अच्छा बच्चों, तो न्यू शेयर्स इशू करना, न्यू शेयर्स जब भी कंपनी इशू करेगी लोग सोचेंगे यार अच्छी खासी तो कंपनी चल रही है, यकीनी तौर पे कुछ नया करने जा रही है, यकीनी तौर पे कुछ नई ग्रोथ के चक्कर में पड़ी है, तभी तो पैसे कम पड़े। और जब ग्रोथ के चक्कर में पड़ी है तो अब देखना पड़ेगा कि पहले तो सीमेंट बनाते हैं, जूते बनाने का तजर्बा है कि नहीं है, कंस्ट्रक्टर है और अब प्लाजा बनाने जा रहे हैं। खुदा के बंदो, प्लाजा सही जगह बनाते नहीं बनाते, कंस्ट्रक्शन तो आती है, प्लाजे की लोकेशन निकालनी आती है आपको, बड़ी बातें होती हैं। कारोबार कभी भी स्मूथ चलते नहीं डूबते, कारोबार हमेशा ग्रोथ करते हुए डूबते हैं। जब वो डाइवर्सिटी की कोशिश करते हैं और डाइवर्सिटी में उन्हें फुट पड़ती है, नई फील्ड में घुस जाते और वहां वसाइल गवा देते। क्या हाल है? चलो एक बात बताओ, देखोगे ये कारोबार ये वाला कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन जब आप रिटेन करोगे ना इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई रोला नहीं होगा। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज, मसला ये है कि ये तब ही ऑप्शन अवेलेबल है व्हेन यू आर अर्निंग हाई प्रॉफिट। भाई हाई प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड हाई होगा ना, होगा तो रखोगे ना। यानी ये ऑप्शन कंडीशनल है कि योर बिजनेस इज हाईली प्रॉफिटेबल, देन यू हैव द डिविडेंड। अगर प्रॉफिट नहीं तो डिविडेंड भी तो नहीं ना होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमेशा अवेलेबल नहीं होती। दूसरी बात है, रिटेन अर्निंग जितनी भी करेंगे ना आप, रिटेन अर्निंग जितनी भी करेंगे आप, इसका ना आपको शेयर होल्डर की तरफ से क्या सुनना पड़ेगा बताओ? जिसकी कमाई रोकी है उससे क्या सुनोगे? कुछ ना कुछ तो सुनोगे। तो शेयर होल्डर जो है उसके ज़हन में जरा नेगेटिविटी आ जाती है, पर्टिकुलरली छोटे शेयर होल्डर के। और दूसरा, जब आप उसका अर्निंग रिटेन करते हैं तो फिर उसकी फ्यूचर में डिविडेंड एक्सपेक्टेशन क्या होती है? डिविडेंड एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। कहता है इतने साल तक मेरे डिविडेंड काटते रहे हो, अब मुझे इसके बदले अच्छे पैसे अदा करो, अगर नहीं करते तो कान पकड़ लो, खरी पकड़ लो, कान नहीं कर सकते तो कान पकड़। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब बच्चों बात आ गई क्या जी कि इशूइंग शेयर जो है अगर आप करते हैं तो इसका मसला ये है कि निस्बतन ये जो है आपके लिए कॉस्टली है, बट एनीवे चले हम अपनी तफसील में चलते हैं। देखिए कहते हैं रिटेन अर्निंग पोर्शन ऑफ इक्विटी अर्निंग, यानी ये इसका मतलब क्या है कि जो कमाया है उसी का एक हिस्सा अपने पास रख लो, उसी का एक हिस्सा अपने पास रख लो, ठीक है। अच्छा, और विच इज सेक्रीफाइस्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, तो इक्विटी शेयर होल्डर कुर्बानी देगा, क्यों कि उसका पैसा क्या हो रहा है इस वक्त नहीं उसे मिल रहा, कब क्या हो रहा है उसका पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है कोर बिजनेस ऑपरेशन में, ठीक होगी बात, ना कि सच एज पेइंग ऑफ डेट ऑब्लिगेशन और परचेज कैपिटल एसेट्स, ठीक है।
तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर उसमें से भी दोनों हो सकते हैं। ऑपरेटिंग परचेज कर सकते हैं, कोई ऑब्लिगेशन अदा हो रही है या कैपिटल एसेट्स डील कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें कि इसके लिए ये पैसा बचा के इस तरफ लगाना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि कर्जा लें, उससे पैसा ले रहे हैं, उससे कर्जा अदा कर रहे हैं, उससे ऑपरेशन चला रहे हैं, उससे हम अपने कैपिटल एसेट्स जो है परचेज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, कहते हैं कंपनी ऑब्टेन इक्विटी फाइनेंसिंग बाय रिटेनिंग अर्निंग रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग अर्निंग द ओनर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईच कंपनी डिसाइड हाउ मच टू ऑफ कंपनी अर्निंग शुड बी रिटेन, यानी कितनी रिटेन करनी। हमारी एग्जांपल में कितनी रिटेन की थी हमने यार? अभी की थी 40% रिटेन की थी, 60% उसे दे दी थी, याद है? अच्छा, वर्सेस डिविडेंड टू ओनर, तो हमने क्या किया था, 60% डिविडेंड दे दिया था, 40% होल्ड कर लिया था। डिविडेंड आर पेमेंट टू स्टॉक फ्रॉम अ कॉर्पोरेशन प्रॉफिट, ये कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है, ये होता है ना। एंड डिविडेंड कैन बी पेड, ये तो मैंने बताया कैश में भी हो सकता है और स्टॉक में भी हो सकता है, ठीक है। रिटेन कैपिटल का मतलब क्या है कि आप उसी पैसे को क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर, जो उसका डिविडेंड, उसका पैसा। अच्छा बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं इसके बड़े बेनिफिट है, मेजर बेनिफिट। अच्छा, बेनिफिट एक एडवांटेज अलग लिखे, बेनिफिट अलग लिखे, किताब में ऐसे किया। अच्छा, मेन बेनिफिट क्या है, न्यू इक्विटी रेस शेयरिंग इशू देयर आर इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होता है ये जरा पढ़ेंगे आप, लार्ज एक्सपेंसेस और कॉस्ट। लेकिन अर्निंग रिटेन करने में कॉस्ट नहीं आती, तो किसमें कॉस्ट आती है बच्चों? शेयर इशू करने में कॉस्ट आती है, इससे बच गया, ये बेनिफिट हो गया ना। अच्छा, और फाइनेंस इज रेडीली, जबकि शेयर इशू करने में पहले अप्रूवल होनी थी, फिर वो सेल होने थे, फिर आपको मिलना था, लेकिन यहां पे क्या हो गया, यहां पे तो रेडीली अवेलेबल है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि द कंपनी माइट नॉट अर्न लार्ज प्रॉफिट, अगर तुमने ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया बताओ, तो फिर तुम्हारे पास ये होगा नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। अर्निंग आइदर रिटेन आर पेड टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड, बाय रिटेनिंग अर्निंग कंपनी इज देयर फॉर विद होल्ड दैट डिविडेंड फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर एंड रिटेन अर्निंग मस्ट बी यूज एफिशिएंटली। क्यों एफिशिएंटली यूज हो? क्योंकि इससे जब आप अर्निंग रिटेन करोगे तो शेयर होल्डर कहेगा कि फ्यूचर में मुझे डिविडेंड ज्यादा दो और ग्रोथ लाजमी करो, वरना गड़बड़ होगी। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस आल तो मैंने लिखे हैं, लेकिन फिर भी हम एडवांटेजेस दोबारा किताब से भी देख लेते हैं, देखते हैं कि सर ने पढ़े हैं वही वाले हैं, कुछ और है। देखिए, दीज अर्निंग्स क्या अवेलेबल है, जबकि शेयर्स वाला पैसा वक्त लगता है। अच्छा, रिटेन अर्निंग से क्या होता है, पोजीशन बढ़ती है, क्योंकि उतने ही शेयर्स पे ज्यादा कैपिटल रेशियो आएगी। अच्छा, रिटेन अर्निंग निस्बतन सस्ती है, ये बताया मैंने। अच्छा, रिटेन अर्निंग जो है रिड्यूस करती है कॉस्ट को, किस कॉस्ट को, एक्सटर्नल इक्विटी की निस्बत, और इससे ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, यानी नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप। वरना कोई 49% शेयर वाला बैठा हो, नए शेयर ज्यादा खरीद के आपकी जनाब कहता हो चलो भाई बच्चा पार्टी निकलो, दोबारा हम कंट्रोल संभालेंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, इफ कंपनी चूजेस नॉट टू पे डिविडेंड, रिटेन ऑल अर्निंग, इट इज स्टिल जनरेट वेल्थ, ठीक है जी, दो एप्रिसिएशन इट्स नेट वर्थ। तो इसकी नेट वर्थ क्या हो जाएगी, ये देखिए, ये वैसे पॉइंट एक ही है, इससे आपके जो है वो मैंने क्या बताया था शाबाश बच्चों, आपकी जो है वो कॉस्ट कम आएगी और फायदा क्या होगा बच्चों,
इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज कम होंगी ना, लाइबिलिटीज कम होंगी। लेकिन यहां पे क्या कहता है, नेटवर्थ भी बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का जब भी आप शेयर्स बेचते हैं, मार्केट में क्या पैदा होते हैं, डाउटफुल। ऐसा क्या हुआ कि दोबारा पैसा लेना पड़ा, पहले भी तो शेयर्स बेचे हो। ऐसा कौन सा कारोबार करने जा रहे हो, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्या ख्याल है ना जी। मिसाल के तौर पे जब, अच्छा बच्चों अब आ गया था अमाउंट। अच्छा अब इसके डिसएडवांटेजेस, तुम जितनी अमाउंट रेस करोगे ना, अक्रूअल अर्निंग कुड बी लिमिटेड, तो ये है तो लिमिटेड ना, क्या हाल है, क्योंकि डिविडेंड तो की पॉलिसी तो फिर भी कुछ ना कुछ है ना, उसको तुम्हें चैलेंज करना पड़ेगा। तो कहता है अमाउंट रेस थ्रू द अक्रूअल अर्निंग कुड बी लिमिटेड एंड आल्सो टेंड टू बी हाईली वेरिएबल, बिकॉज लाजिम नहीं कि हर दफा कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी लेकर चले। रिटेन अर्निंग इन सम केसेस इज नॉट नेसेसरली मैच विद द कैश फ्लो एंड क्या है, फोर्सिंग कंपनी टू स्टिल बारो, यानी वो भी कर लिया फिर भी बारो करना पड़ा। एंड देन कंपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है, जो उसकी वजह क्या है कि तुम जितना ज्यादा अपने पास ये रखोगे, नतीजे के तौर पे अमाउंट ऑफ अर्निंग विच हैव टू फॉरगॉन बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसकी ज्यादा, आज नहीं दे रहे तो कल देना पड़ेगा। आज नहीं दे रहे तो हो सकता है कोई शेयर होल्डर समझे यार है ना, पता नहीं करो प्रॉफिट देना है, ये ऊपर वैल्यू ही जा रही शेयर की, चलो बेच ही देते हैं इसको, क्या हाल है। अच्छा देन सम कंपनीज डू नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बास कंपनी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंपॉर्टेंस ना भी दें, लेकिन कॉस्ट ऑफ दीज अर्निंग इन्वेस्ट सब मार्जिनल प्रोजेक्ट्स एंड हैव नेगेटिव एनपीवी, यानी आप बाज़ बात ऐसे प्रोजेक्ट में लगा बैठते हैं जो उतने प्रॉफिटेबल नहीं जितने पहले थे, तो फिर आपके लिए अजाफी रकम अदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी जस्टिफिकेशन देना मुश्किल हो जाए कि आपने इतनी कुर्बानी मांग के उन्हें दिया क्या। क्लियर बच्चों, तो ये बड़ी अहम बात